मुझे रोक नहीं सकती। एक चुनौती। प्रिया ने चीखते हुए अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठा करके फोन को दीवार पर दे मारा। वो एक तेज आवाज के साथ गिरा, स्क्रीन चकनाचूर हो गई, शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। लेकिन एक भयानक, दिल दहला देने वाली घटना घटी जिसने उसे जड़वत कर दिया। फोन के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे, लेकिन फिर भी रिंगटोन बजती रही और टूटी हुई स्क्रीन पर नंबर चमक रहा था, वही जाना पहचाना अशुभ नंबर। और फिर उसके ठीक सामने हवा में एक आधा पारदर्शी धुंधला हाथ बनने लगा। धीरे धीरे एक पतली धुन से उभर रहा था। ये पतला और लंबा था, उंगलियां अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने कभी धूप न देखी हो। उस हाथ ने धीरे धीरे सावधानी से उसके दरवाजे के हैंडल की ओर बढ़ना शुरू किया, एक धीमी डरावनी गति से। प्रिया की सांसें रुक गईं, उसके फेफड़े हवा के लिए तरस रहे थे। वो धुंधला हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंच गया, उसकी पारदर्शी उंगलियां धातु पर टिक गईं। धीरे धीरे हैंडल घूमने लगा, एक धीमी घसीटती हुई आवाज के साथ, जैसे कि जंग लगे कब्जे घूम रहे हों, जो एक भयानक ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। प्रिया अपने बिस्तर पर जम गई थी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, न कोई चीख, न कोई फुसफुसाहट। उसने सोचा कि ये उसका अंत है, उसकी कहानी का अंतिम अध्याय। क्या ये आत्मा उसे मार देगी? क्या ये उसे अपने साथ ले जाएगी, उस भयानक अस्तित्व में जहां वो सांस नहीं ले पा रही थी? उसकी जिंदगी के सभी पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, एक तेज रंगीन धारा की तरह। हैंडल घूमना बंद हो गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, बस एक हल्की चरमराहट सुनाई दी। प्रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, प्रार्थना कर रही थी कि ये सब एक बुरा सपना हो, एक बुरा सपना जिससे वो किसी भी पल जाग जाएगी। जब दरवाजा नहीं खुला तो धुंधला हाथ धीरे धीरे गायब हो गया, हवा में घुल गया और टूटे हुए फोन से रिंगटोन अंततः बंद हो गई। एक अजीब सी खामोशी छोड़ गई। प्रिया अपनी जगह पर ही बैठी रही घंटों, जब तक कि सूरज की पहली किरणें फिर से कमरे में नहीं पहुंची, अंधेरे को दूर भगाती हुई। उसे लगा जैसे वो एक और दिन जी गई है, एक अदृश्य जंग जीत गई है। बाद में जैसे ही उसने अपने टूटे हुए फोन को उठाने की कोशिश की, उसकी नजर एक पुराने लॉकेट पर पड़ी जो उसकी बेडसाइड टेबल पर पड़ा था। ये उसकी दादी का था, एक चांदी का लॉकेट जिसमें एक छोटा गहरा लाल पत्थर लगा था। उसने इसे वर्षों से नहीं पहना था, इसे सिर्फ एक पुराना आभूषण माना था। लेकिन आज उसे लगा कि ये गर्म हो रहा है, एक अजीब सी ऊर्जा उससे निकल रही थी, जैसे कि उसमें कोई जीवन हो। उसने लॉकेट को उठाया और महसूस किया कि जब वो इसे पकड़े हुए थी तो उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हुआ, एक अप्रत्याशित शांति। उसे याद आया कि उसकी दादी अक्सर कहती थी कि यह लॉकेट बुरी नजर से बचाता है, एक ऐसा विश्वास जिसे प्रिया ने हमेशा एक पुरानी अंधविश्वास माना था। लेकिन अब उसे दादी की बातों पर विश्वास होने लगा था। उसके दिमाग में एक नई आशा अंकुरित हो रही थी। प्रिया ने लॉकेट को पहना और उसे एक अजीब सी अपार ताकत मिली, जैसे उसने कोई अदृश्य कवच धारण कर लिया हो। उसने अपनी दादी को फोन करने का फैसला किया, यह सोचकर कि शायद वे इस बारे में कुछ जानती हों। उनकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। उसकी दादी, जो हमेशा से आध्यात्मिक और लोक कथाओं में विश्वास रखती थी, ने उसकी बात ध्यान से सुनी, बिना किसी सवाल या अविश्वास के। प्रिया ने उन्हें उस अजीब कॉल के बारे में, उस घुटन भरी आवाज के बारे में और आखिर में उस हाथ के बारे में बताया जिसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया था। दादी ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे वो किसी पुरानी भूली हुई स्मृति को ताज़ा कर रही हों। बेटा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन एक दृढ़ता भी। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कोई साधारण बात नहीं है, ये एक प्रेत बाधा है। दादी ने समझाया कि सदियों पहले उनके परिवार पर एक श्राप पड़ा था, एक आत्मा जो अपनी अधूरी सांसें पूरी करने के लिए भटक रही थी, एक ऐसी आत्मा जो कभी शांति से मर नहीं सकी थी। ये आत्मा उन लोगों को ढूंढती थी जिनमें जीवन की ऊर्जा भरपूर होती थी, ताकि वो उनसे जुड़ सके और अपनी पीड़ा को कम कर सके, उनकी जीवन शक्ति को सोख सके। उन्होंने कहा कि ये लॉकेट, जिसमें एक सुरक्षात्मक तावीज लगा था, उनके परिवार को पीढ़ियों से इस श्राप से बचाता रहा है, एक अदृश्य ढाल के रूप में काम करता रहा है। प्रिया ने उसे हमेशा एक पुराने जमाने का आभूषण ही समझा था, लेकिन अब उसे दादी की बातों पर विश्वास होने लगा था। उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही थी। दादी ने आगे बताया कि यह आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जिसके पास जीवन की प्रबल इच्छा शक्ति हो, एक ऐसी आत्मा जो जीने की आग से जल रही हो। वो चाहती थी कि उस व्यक्ति की सांसें, उसका जीवन बल उसे अपने कष्टों से मुक्ति दिलाए, उसे पूरी तरह से अपने वश में कर ले।
जब वो कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो तुमसे तुम्हारी सांसें छीनना चाहता है, तुम्हारी जीवन शक्ति को सोखना चाहता है, तुम्हारी आत्मा को अपने अंदर खींचना चाहता है। दादी ने समझाया। उनकी आवाज धीमी लेकिन गंभीर थी। प्रिया सिहर उठी। यह एहसास उसके लिए दिल दहला देने वाला था। तो ये सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं थी, ये एक ऐसी इकाई थी जो उसे खत्म करना चाहती थी, उसे अपनी पीड़ा में शामिल करना चाहती थी। दादी ने उसे लॉकेट को कभी न उतारने की सलाह दी, एक सख्त चेतावनी देते हुए, और उसे कुछ प्राचीन मंत्रों और अनुष्ठानों के बारे में बताया जो उनके परिवार ने सदियों से आत्माओं से बचाव के लिए उपयोग किए थे। ऐसे रहस्य जो पीढ़ियों से गुप्त रखे गए थे। प्रिया को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो एक प्राचीन पारिवारिक श्राप का हिस्सा बन गई है, एक ऐसे युद्ध में धकेल दी गई है जिसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। दादी ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। ये आत्मा बेटा, उन्होंने अपनी आवाज धीमी करके फुसफुसाया, एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसे विश्वासघात करके मार दिया गया था। उसे उसके आखिरी सांसें लेने का मौका भी नहीं मिला। वो अपनी मौत से पहले न्याय चाहता था, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। इसीलिए वो अब जीवित लोगों की सांसें छीनना चाहता है ताकि वो खुद को पूरा महसूस कर सके। प्रिया को आत्मा के दर्द का एक क्षणिक एहसास हुआ, लेकिन ये तुरंत डर में बदल गया। ये आत्मा सिर्फ एक शिकार की तलाश नहीं कर रही थी, वो एक अधूरी बदला लेने की प्यास से प्रेरित थी। दादी की बातों के बाद प्रिया ने अपनी जिंदगी के नियम बदल दिए। उसकी प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल गईं। उसने लॉकेट को कभी नहीं उतारा, यहाँ तक कि सोते समय भी नहीं। ये उसकी त्वचा का दूसरा हिस्सा बन गया था। उसने दादी द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, पहले अविश्वास के साथ, फिर धीरे धीरे आशा और दृढ़ विश्वास के साथ। हर सुबह वो उठती और अपनी आंखें बंद करके दादी के शब्दों को दोहराते हुए ओम शांति 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 का जाप करती, अपने भीतर एक शांत ऊर्जा को बुलाती। उसने अपने घर में धूप बत्ती जलाना शुरू कर दिया, उसकी सुगंध से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने की कोशिश की और हर कोने में गंगा जल छिड़कती, पवित्रता की भावना लाती। उसने दरवाजे के ऊपर और खिड़कियों के पास छोटे छोटे स्वास्तिक के निशान भी बनाने शुरू कर दिए थे, जो उसकी दादी ने सिखाया था कि ये बुरी शक्तियों को रोकते हैं। कॉल्स अभी भी आती थीं, लेकिन अब उनमें पहले जैसी तीव्रता नहीं थी, उनकी तीक्ष्णता कम हो गई थी। आवाज अभी भी डरावनी थी, लेकिन लॉकेट के प्रभाव से वो उतनी तीखी नहीं लगती थी जैसे किसी धुंधली आवाज में बोल रही हो। आत्मा की उपस्थिति अभी भी महसूस की जाती थी, लेकिन अब ये उतनी दमघोटू नहीं थी, बल्कि एक दूर की हल्की हवा के झोंके जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लॉकेट एक सुरक्षात्मक ढाल का काम कर रहा था, एक अदृश्य दीवार जो उसे बचा रही थी। प्रिया अब भी डरी हुई थी, डर उसके अंदर गहरे तक जमा हुआ था, लेकिन अब उसे लड़ने की ताकत मिल गई थी, एक ऐसी ताकत जो उसने कभी नहीं सोची थी कि उसके पास है। उसे पता था कि ये सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि उसके परिवार की विरासत को बचाने के लिए भी था, एक ऐसी लड़ाई जो पीढ़ियों से लड़ी जा रही थी। जैसे जैसे प्रिया लॉकेट और अनुष्ठानों के माध्यम से खुद को मजबूत करती गई, आत्मा अधिक हताश और क्रोधित होती गई, उसकी उपस्थिति और अधिक हिंसक होती गई। कॉल्स अब शांत फुसफुसाहटें नहीं थीं, वे गुस्से से भरी चीखें थीं, एक भयानक दहाड़। तुम मुझसे नहीं बच सकती, तुम मुझे रोक नहीं सकती। आवाज चीखने लगी थी, जैसे एक पीड़ादायक जानवर दहाड़ रहा हो। उसकी आवाज में एक भयानक प्रतिज्ञा थी। प्रिया के अपार्टमेंट में चीजें और ज्यादा हिंसक रूप से गिरने लगीं, बिना किसी कारण के, जैसे किसी अदृश्य क्रोध ने उन्हें फेंक दिया हो। दरवाजे जोर से खुलने और बंद होने लगे, एक गूंजती हुई आवाज के साथ जो पूरे घर में फैल जाती थी, और कभी कभी उसे हवा में एक बर्फीली ठंडक महसूस होती थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके पास से गुजरी हो। कभी कभी जब वो रात में अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती, तो स्क्रीन पर अचानक भयानक चेहरे चमक जाते, जो कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते। ये आत्मा के गुस्से के सीधे प्रहार थे। प्रिया की नींद पूरी तरह से हराम हो गई थी। वो केवल कुछ घंटों के लिए झपकी ले पाती थी, हमेशा चौकन्नी रहती थी और अक्सर पसीने में तरबतर होकर जाग जाती थी। उसे कभी कभी लगता था जैसे कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है, एक ठंडी अदृश्य शक्ति। लेकिन जब वो मुड़ती तो कोई नहीं होता। एक बार जब वो रसोई में थी तो चाकू हवा में उठकर उसके पास से जमीन पर गिर गया। उसकी धार उसके पैरों के पास थी, 1 इंच और उसे गंभीर चोट लग सकती थी। आत्मा अब सिर्फ फुसफुसाहटों तक सीमित नहीं थी, वो भौतिक रूप से हमला करने की कोशिश कर रही थी, अपनी निराशा में और अधिक हिंसक होती जा रही थी। लॉकेट अभी भी उसे बचा रहा था, लेकिन आत्मा की शक्ति बढ़ रही थी और प्रिया को डर था कि ये सुरक्षात्मक ढाल कब तक चलेगा, कब तक वो उसे रोक पाएगा। आगरा में गर्मी अपने चरम पर थी। उमस भरी रातों ने प्रिया की मुश्किलों को और बढ़ा दिया था।
लेकिन एक रात, पूर्णिमा की रात थी, आकाश में एक विशाल चमकदार चांद चमक रहा था। दादी ने प्रिया को फोन करके कहा कि आज रात आत्मा की शक्ति सबसे प्रबल होगी, क्योंकि ये खगोलीय संरेखण उसे असीमित ऊर्जा देगा। ये उसकी आखिरी कोशिश होगी बेटा, दादी ने कहा। उनकी आवाज में एक गंभीर चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे प्रिया ने अपने दिल में महसूस किया। तुम्हें तैयार रहना होगा, ये अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। प्रिया ने अपने अपार्टमेंट के हर कोने में सुरक्षात्मक निशान बनाए, हर खिड़की और दरवाजे पर हल्दी और सिंदूर का लेप लगाया। उसने मोमबत्तियां जलाईं, जिनकी लौ डर से कांप रही थी, और मंत्रों का जाप करने लगी। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी, जो डर से लड़ रही थी, एक अनकही शक्ति। रात ठीक 3:07 बजे फोन जोर से बजा, लेकिन इस बार कोई गरगराहट नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं थी। एक स्पष्ट, गहरी, भयानक आवाज ने दहाड़ा, मुझे मेरा जीवन चाहिए। ये आत्मा की अंतिम मांग थी, एक युद्ध घोष, एक चीख जो उसके दिल तक पहुंच गई। प्रिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। उसकी मुट्ठी इतनी कसकर बंद थी कि उसके नाखूनों के निशान पड़ रहे थे। अपार्टमेंट में अचानक तापमान गिर गया, हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक फैल गई, इतनी ठंडक कि उसे लगा कि उसकी त्वचा जम जाएगी। हवा में सड़ी हुई गंध भर गई और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर दबा रही है, उसके शरीर पर भारी दबाव डाल रही है, उसे बिस्तर पर धकेल रही है। उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उसके फेफड़े हवा के लिए तरस रहे थे, जैसे आत्मा सचमुच उसकी सांसें छीन रही हो, उसकी जीवन शक्ति को सोख रही हो। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही है। प्रिया को लगा जैसे वो डूब रही है, एक गहरे ठंडे पानी में। उसकी सांसें अटक रही थीं। उसका सिर हल्का महसूस हो रहा था, जैसे वो चेतना खो रही हो। उसके शरीर की हर मांसपेशी सिकुड़ रही थी, दर्द से कराह रही थी। लेकिन तभी दादी की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि की तरह, लॉकेट को कसकर पकड़ो, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करो, उसे जीतने मत दो, तुम शक्तिशाली हो। प्रिया ने अपनी बची हुई सारी शक्ति इकट्ठा की, अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया, एक ऐसी आग जो उसके भीतर जल रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और कमरे के बीच में एक काला, घनीभूत बादल देखा, जो धीरे धीरे एक मानवीय आकृति का रूप ले रहा था। एक पतली, क्षीण आकृति जिसकी आंखें अंधेरी और खाली थी, किसी भयानक गड्ढे की तरह जिसमें कोई जीवन नहीं था। ये वही आत्मा थी जो उसे महीनों से परेशान कर रही थी, अब अपने असली, डरावने रूप में प्रकट हो रही थी, और प्रिया को लगा कि उसकी आत्मा उसकी आंखों से झांक रही है। प्रिया ने लॉकेट को अपनी मुट्ठी में कस लिया और एक तेज, नीली रोशनी लॉकेट से निकली और सीधे उस आकृति की ओर बढ़ी, एक चमकीली किरण की तरह जो अंधेरे को चीर रही थी। आत्मा दर्द से चिल्लाई, एक अमानवीय चीख जिसने पूरे कमरे को हिला दिया। शीशे तक कांप उठे और प्रिया के कानों में दर्द होने लगा। वो पीछे हट गई, जैसे रोशनी उसे जला रही हो। उसकी आकृति सिकुड़ रही थी, कमजोर पड़ रही थी। प्रिया ने मंत्रों का जाप करना जारी रखा, अपनी आवाज को दृढ़ रखते हुए। हालांकि उसके फेफड़े जल रहे थे और उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपनी आवाज को बुलंद रखा। नीली रोशनी आत्मा को पीछे धकेलती रही, उसे दीवार की ओर धकेलती रही, एक अदृश्य बाधा की तरह, एक बल क्षेत्र जिसने उसे घेर लिया था। आत्मा की चिल्लाहट कम होती गई, उसकी आकृति धुंधली होती गई, जैसे धुंध में घुल रही हो, धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। अंत में एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ आत्मा दीवार में समा गई और गायब हो गई। कोई निशान नहीं छोड़ गई, बस एक अजीब सी ठंडक और एक खालीपन। नीली रोशनी भी फीकी पड़ गई और कमरा फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। प्रिया हाँफ रही थी, उसका शरीर पसीने से तर था और उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो जीवित थी और उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा फिर से उसके शरीर में लौट आई है। उसने लॉकेट को देखा, जो अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार लग रहा था। उसमें से एक गर्म, सुखद चमक निकल रही थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। वो जानती थी कि यह खत्म हो गया था, यह दुस्वप्न खत्म हो गया था। उस रात के बाद फोन कभी नहीं बजा, उसकी रिंगटोन की गूंज हमेशा के लिए शांत हो गई। उसने अपने टूटे हुए फोन को फेंक दिया और एक नया खरीदा, लेकिन इस बार उसने उसे हमेशा बंद रखना पसंद किया, बस आपातकालीन स्थिति में ही उसे खोलती थी। प्रिया ने धीरे धीरे सामान्य जीवन में वापसी की। हालांकि उसके लिए सामान्य की परिभाषा अब बदल गई थी, उसकी दुनिया पहले जैसी नहीं थी। उसे अभी भी रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी कभी, लेकिन वे केवल उसके दिमाग में थीं, उसकी यादें, न कि उसके अपार्टमेंट में। वे अब सिर्फ एक प्रतिध्वनि थी, एक दूर की याद। उसने अपनी दादी का शुक्रिया अदा किया और उनके साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। उनके ज्ञान और कहानियों को सुनना, ऐसे रहस्य जो अब उसके लिए बहुत मायने रखते थे।
उसने लॉकेट को कभी नहीं उतारा। ये अब सिर्फ एक आभूषण नहीं था, बल्कि उसकी शक्ति का प्रतीक था। उस भयानक रात की याद दिलाता था जब उसने एक अलौकिक शक्ति से लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की थी। प्रिया अब और ज्यादा मजबूत और ज्यादा समझदार हो गई।